नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार फिर से आपको मैं प्रशांत महासागर में लेके आया हूँ। और आज फिर हम भीम भाई के साथ बैठे हैं और टारगेट है जातीय जनगणना। जाति क्यों नहीं जाति, पहले तो हमारे बिहार में काला साया की तरह मंडरा करके आई, जो अभी विगत 1.5-2 साल पहले हुआ था, और उसके बाद फिर एक तूफान आ रहा है जो केंद्र सरकार करवा रही है। और जाति समीकरण हम लोग देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और हमने पढ़ा भी था कि 1981 में अंग्रेजों ने करवाया था जाति समीकरण को तोड़ने के लिए शायद। और उसके बाद 1931 में जब सरकार अंग्रेजों की ही शासन सत्ता थी, उसी साल 1.5 महीने के अंतराल में हमारे भगत सिंह का शहादत होता है। उसके बाद जो है सो आज़ाद जी को मार दिया जाता है। उसके बाद जो है सो अभी ऐसा व्यवस्था लेकर के दोनों पक्ष विपक्ष दोनों टूटा हुआ है कि हमको जातीय सर्वे कराना है। जातीय सर्वे किस लिए करवाया जा रहा है और क्यों करवाया जा रहा है? 1981 वाला तो हम लोग पढ़े थे, छिटपुट याद भी है। उसके बाद जो है सो 1931 में हुआ। तो ये गणना से फायदा क्या होने वाला है और ये जन सुराज का स्टैंड क्या है, इस पर थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे। अभिषेक भाई, थोड़ा सा हम लोग जाति के बारे में जान जाते हैं, इसके बाद हम बेहतर समझ पाएंगे, आपके दर्शक भी समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। वैदिक जो भारत का इतिहास है, हड़प्पा के बाद वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल से आता है। जो ऋग वैदिक काल था वो आपको 1200 से 1500 BC था। उसके बाद उत्तर वैदिक काल आया जो 600 से 1000 BC। उस समय जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। उसके पहले वर्ण व्यवस्था था। और वो कर्म आधारित था। जो जिस कार्य को करता था उस कार्य के अनुसार उसकी जाति तय होती थी। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, जब वो आगे बढ़ती गई बात, तो वो रूढ़ होती गई। जब चाहे कर्म जो भी हो लेकिन वो उसी जात में बना रहेगा। इसके बाद उसके आप कमियां भी देख चुके हैं हम लोग, किस तरह से अगर ब्राह्मण लड़का है, शराब पीता है, मांस खाता है, दुनिया का सारा गलत काम करता है, तो भी ब्राह्मण का लड़का ही रहता है। और एक दलित का लड़का खूब अच्छा भी है, हर तरीके से सात्विक है, तो भी दलित का लड़का ही रहता है। भेदभाव हजारों साल हुआ भी, जातियों का नाम पर शोषण भी हुआ, जिसका संविधान में उसको प्रोविजन दे करके आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 हटाया भी गया, छुआछूत वगैरह। तो जाति जो है हमारे समाज में, ये जब शुरुआत से ही भारतीय समाज की उत्पत्ति शुरू हुई, इवन सब कंटिनेंट जो इंडियन सब कंटिनेंट है, तो उसमें जाति व्यवस्था आई, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुई। और अंग्रेजों को जब ये लगा कि विशेष तौर से हिंदू समाज कई जातियों में बटा है और इनको और जातियों में तोड़ करके, जिसको हम लोग कहते हैं संगठित ना हो पाए, डिवाइड एंड रूल की थ्योरी बोलते हैं, फूट करो राज करो, इनको तोड़ा जाए, तोड़ करके और एक न हुआ जाए। उसी का एक एग्जाम्पल 1931 का जातिगत जनगणना था। 1881 से जनगणना की शुरुआत हुई भारत। उसके बाद हर 10 साल में जनगणना हुई। 1931 का कालखंड समझिए कि अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना क्यों करवाई। उनका मंशा एक कतई नहीं था कि जातियों को जानकर समझकर उनके पिछड़ेपन को जान करके और योजनाएं बना करके उसको दूर किया जाए, भारत का विकास किया जाए। ये कहीं दूर तक भी उनके मन में नहीं था, नहीं इसको माना जा सकता। मतलब अच्छी बातें मन में नहीं था। उसके मूल में क्या था ये मैं आपको बताऊं। उसके पहले थोड़ा 1931 का बैकग्राउंड को समझते हैं। 1931 वो कालखंड है जब गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। असहयोग आंदोलन 2020 में शुरू, 1920 में शुरू हुआ। उसके बाद से वो 22 में आकर बंद हुआ। फिर 1930 से 34 तक आपको चला सबने अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। तो उसमें पूरी तरीके से माहौल अंग्रेजों के खिलाफ बना हुआ था, जिसमें दांडी मार्च और गांधी जी ने किया। तो उस माहौल को तोड़ने के लिए, उस एकता को तोड़ने के लिए, भारतीय एकता को तोड़ने के लिए इन्होंने सिगुफा छोड़ा, जातिगत जनगणना करवाई। करवा करके उसी के आधार पर आज भी जो मोरलेस जातियों की एक संख्या बता करके, चाहे समझ करके सरकार कुछ योजनाएं बनाती है, उसी को लेकर के
उसके बाद एक कारवां आगे बढ़ा। 2011 में बहुत हल्ला हुआ, चर्चा हुआ, जो यूपीए 2 की सरकार थी, जी। कि जातिगत जनगणना कराया जाए। नहीं नहीं, ये इसको मेरे समझ से जैसे आप 34 तक इसलिए हुआ कि 34 के बाद जो है सो 31 वो 31 तक, वर्ल्ड वॉर 31 से चालू हुआ 34 तक। जैसे 31 में हुआ, अच्छा ठीक है, तो उसके मूल में यही कहा था कि भारतीयों को तोड़ा जाए, अच्छा क्योंकि उस समय सभी ने अवज्ञा आंदोलन चला था गांधी जी का, जी जो बहुत असहयोग आंदोलन के बाद बहुत ही मजबूती के साथ। और सभी ने अवज्ञा क्या था, लोग जो भी सरकारी चीजें थी जी उसको वो अवज्ञा कर रहे थे। अच्छा जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे वो स्कूल छोड़ रहे थे, जी। कॉलेज छोड़ रहे थे, जी विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी, जी विदेशी अच्छा खासा नुकसान हो रहा था, जो अंग्रेजों की तरफ से, अंग्रेज से हमारे यहाँ आता था कपड़ा वगैरह, बाकी अच्छा। चीजें, शराब की दुकानों को धरना वगैरह, मतलब जो सरकारी चीजें थी वो हाँ। हम लोग उपयोग नहीं करेंगे, उसका अवज्ञा करेंगे। अच्छा तो इसमें बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान ब्रिटिश सरकार को हो रहा था, साथ ही आजादी के लिए लामबंदी भी हो रही थी। अच्छा तो उस लामबंदी को तोड़ना था, मुख्य मकसद उसका था 31 के जनगणना का, न कि भारतीय समाज का विकास करना। इस बात को आप समझिए, हाँ जब उसके बैकग्राउंड को समझेंगे तो पता चलेगा। उसके बाद जब और चीजें बदली बिगड़ी, आजाद हुए हम लोग, तो 2011 में भी जातिगत जनगणना हुई, यूपीए हाँ। 2 के समय। यूपीए 2 के समय जो जातिगत जनगणना हुई, तो उसमें सरकार ने डेटा ओपन करने से मना कर दिया। उसका आधार ये बनाया गया कि डेटा बहुत रॉ है, इतनी जातियां उपजातियां हैं। आपके जी। दर्शकों के लिए मैं बता दूं, भारत में 3000 जातियां हैं और 25,000 उपजातियां लगभग उपजातियां उपजातियां हाँ। हैं। आप एक एक जातियों में कितना उपजातियां देखेंगे। ब्राह्मणों में देखिए तो पांडे, तिवारी, हाँ 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 मिश्रा, हाँ 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 ठीक है, हाँ बिल्कुल हर जातियों में उपजातियां हैं। और भारत में एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए सुमित सरकार जी और भी लोग, उन्होंने कहा कि भारत में हर जातियां अपने से नीची जातियों को ढूंढ लेती है हाँ और कहते हैं कि हमसे नीचे हैं। हाँ। समझ रहे हैं बात को? संपन्नता फेस करता है कि हाँ। आपका एटीट्यूड कैसा मतलब वो जाति को एक विशेषाधिकार के रूप में लेते हैं लोग। हाँ तो 11 में जो हुआ वो इतना रॉ डेटा और इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि उसको बाहर लाना संभव नहीं था। सरकार ने उसको इसी आधार पर खारिज कर दिया कि ओपन नहीं कर पाएंगे, अच्छा क्योंकि इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है बहुत। हाँ तो कमेटी बैठी फिर भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। हाँ। तो अभी तक वो ठंडे बस्ते में है, आंकड़ा में ही रह गया वो। जी हो सकता है सरकार उसको देखकर कुछ नया बनाई हो, अब वो सरकार ही जानती है। 2021 की जनगणना होनी थी, कोरोना के कारण आगे बढ़ गया, अब तक नहीं हुआ। जी उसमें इसी सरकार ने, एनडीए नहीं, उसमें उनका संसद में स्टेटमेंट था कि सरकार एनडीए की जातिगत जनगणना के विरोध में है। सरकार की नीति बिल्कुल इसके विरोध में है। एनडीए फेस कर रही थी 21 में, हमने भी देखा और समझा है उसको। हम लोग इसी के लिए बैठे हैं कि जो लोग जी इसका विरोध कर रहे थे और इनके लगभग 4-5 लीडर भी मतलब विरोध के फेवर में बोल रहे थे कि हाँ हमारी पार्टी जो है सो जातिगत जनगणना जो है सो ये समाज के लिए व्यवहार लाने वाली है, दुष्प्रवृत्ति आने वाली है इसके लिए। और तब जो है सो उसको मतलब उसका विरोध करके, और हमको लगता है कि अगर कोरोना नहीं आती तो होती, कोरोना नहीं आती तो होती। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि 2001 में जनगणना हुई थी, जनगणना 21 में होना था। जनगणना के वजह से परिसीमन हमारा नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से वार्ड्स में मतलब ग्रामीण क्षेत्र का जो वार्ड है चाहे शहरी क्षेत्र के जो वार्ड हैं उसमें वोटर्स अनबैलेंस्ड हो गए। 600-700 जहाँ 300 होना चाहिए एक्यूरेसी, वहाँ 600-700 हो गया है, 800 भी कहीं कहीं ये हो रहा है। और तो इसकी मतलब गणना होनी थी। अब फिर जो है सो जातीय जनगणना अभी बिहार में हुई है, उसके वजह से कितना ज़्यादा रूमर फैला, लोगों में दुष्प्रवृत्तियाँ आई, पटल पर कहीं कुछ दिखा नहीं कि किनको क्या मिला। अगर शोषित वंचितों को अगर चिन्हित किया तो उनको कुछ लाभ देती सरकार, तो हम समझते कि हाँ भाई कहीं ना कहीं चाहे किसी प्रकार की योजना ही बना देती। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें अब क्योंकि जन सुराज पार्टी भी आ गई है, तो जन सुराज पार्टी का स्टैंड क्या है, इसको थोड़ा
आप ठीक है। हमारे ऑडियंस को बताएं। देखिए 2021 में जो आपने अभी बता जिक्र किया कि सरकार का एक पॉलिसी स्टेटमेंट था, हाँ ये किसी दो चार नेताओं की बात नहीं थी, पूरी सरकार का पॉलिसी का अर्थ है कि हाँ, पूरी सरकार, ऑल इंडिया की एनडीए सरकार हाँ, सहमत है हाँ, उसमें हाँ, कि हम जातिगत जनगणना नहीं करेंगे, विभाजनकारी है, जी समाज में विभाजन हाँ। लाएगा ये। तो सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि भाई अपनी पॉलिसी से हट क्यों गई सरकार। इतना बड़ा गैप जो दिख रहा है, जिसको हम जायंट लीप कह सकते हैं, कि जो सरकार संसद में स्टेटमेंट दी, पॉलिसी हमारा नहीं है, वो क्यों इससे अलग हुई, जी इसको पहले समझना आवश्यक है। तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि उस समय सरकार 300 प्लस की मेजोरिटी में थी, खुद बीजेपी के पास सीट आया था। अच्छा अभी वर्तमान में जो पिछली बार अभी चुनाव हुआ, उसमें सीट कितनी आ गई, 240। हाँ और ये कब आई, ये तब आई अभिषेक जी जब पूरी तरीके से हिंदुत्व के लहर पे भाजपा सवार थी, राम मंदिर बन चुका था। हाँ हाँ और हल्ला हो रहा था पूरी तरीके से कि अयोध्या में राम मंदिर मोदी जी ने बनवा दिया, लोगों ने बनवा दिया, बीजेपी वालों ने बनवा दिया। भाई वो लोग इसी की राजनीति करते हैं, रोटी सेकते हैं अपना। तो इतना माहौल बनाने के बावजूद नहीं राम मंदिर नहीं, बन गया था या ये मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था कि नहीं अब बंटवारा करके अब बनाया चुनाव के समय तो बन ही गया था, उद्घाटन भी हो गया, अच्छा उद्घाटन भी हो गया था, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन उसका मतलब इतना बन गया था कि उद्घाटन हो सके, मूर्ति रामलला की स्थापित हो सके, तो हाँ, सब हो गई थी, हाँ हाँ पूरा उद्घाटन हो गया था, माहौल पूरा बना हुआ था जी। और उनको उम्मीद था कि इसी के ताकत पर वो लोग अब की बार 400 पार लगा रहे थे हाँ कि भाई अब तो मंदिर बने गया, हाँ, तो हाँ, पूरा सब है ना, हिंदू हाँ, पूरा हाँ, थोक में वोट दे ही देगा, हाँ भाई सब काम हमारा हो ही गया। हाँ लेकिन हुआ क्या, ठीक उसके उल्टा 60 सीटें 63 सीटें कम हो गई, कम हो गई, 240 पर आ गए। अब इसमें पूरी तरीके से अफरा तफरी की माहौल था आरएसएस और बीजेपी और एनडीए में, खासतौर से बीजेपी में। हाँ भाई ये क्या हो गया, अगर यही हाल रहा और आगे हम बढ़ करके अगर बिहार हार गए, हाँ और बिहार पर उत्तर प्रदेश अगर हार गए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सीटें कम हुई हैं, हाँ सपा की बढ़ी हैं, ये कोई असर की बात नहीं होगी हार जाए तो। जी अगर ये दोनों हार गए तो 29 हम पक्का हार जाएंगे, जी 27 से बाहर हो जाएंगे सेंटर में। जी मेन उनका डर केंद्र सरकार का ये है, इसका एक मैं आपको बानगी दे रहा हूँ। जातिगत जनगणना पर निर्णय लेने के कुछ ही दिन पहले मोहन भागवत जो आरएसएस चीफ हैं, जी मिले थे प्रधानमंत्री से उनके आवास पर। जी मीडिया में क्या हल्ला हुआ कि भाई अभी आतंकवादी हमला हुआ है, स्ट्राइक अगर होना है, इसलिए कुछ सरकार बात विचार करना चाहिए। लेकिन मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि एकदम ये बात नहीं थी। सरकार को स्ट्राइक करना हो, वार करना हो, तो इसके लिए आरएसएस या संगठन की आवश्यकता नहीं है उसको, न संगठन इसमें हस्तक्षेप करेगा, न अब तक करता रहा है, जहाँ तक जितना हम लोग थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नजदीकी से देखते हैं चीज़ों को, और नहीं कोई ज़रूरत समझता है, नहीं बीजेपी उसको, एनडीए उसको ऐसा करने देगी, या करने में देती है तो कोई बहुत महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात ये थी कि जातिगत जनगणना पर निर्णय लेने के पहले आरएसएस चीफ की सहमति आवश्यक थी, आरएसएस चीफ से बात करना आवश्यक था। ये क्यों? इसलिए कि आरएसएस तो जैसे बजरंग दल वगैरह संगठन है, वैसे आरएसएस संगठन है, आरएसएस का देश का कोई अंग नहीं है, भिन्न अंग भी होता तो मान लेते कि हाँ भाई कहीं ना कहीं से। आरएसएस ये कहता है कि भाई हिंदू कई जातियों में बट गए, हाँ उनको एक करो, अच्छा, सारे हिंदुओं को एक करो, अच्छा, इसी के आधार पर उन लोगों का नारा वारा भी आता है कि बटोगे कटोगे, हाँ, एक है तो सिर्फ हाँ, है, हाँ, इसी के आधार पर जी उसको एक करना है। मतलब ये बहुत मतलब चालाकी से ये इस बात को आगे रखते हैं, अच्छा, कि हमको हिंदू समाज में एकता लानी है, इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं, जबकि ये बात होती नहीं है। हाँ, उनको चाहिए वोट और हिंदुओं की भावनाओं का दोहन करके हाँ, किसी तरह अपनी सरकार बनाए रखना, लेकिन चतुराई दिखाते हैं वो लोग। तो अब इतने बड़े स्तर पर निर्णय लेना कि जातिगत जनगणना कराएंगे हम, ठीक है, मुसलमानों में भी होगी, हिंदुओं में भी होगी, कि कौन कितने परसेंट किस जाति के लोग हैं, कितने पिछड़े हैं, क्या है नहीं है, इसमें आरएसएस चीफ के सहमति के बिना संभव ही नहीं था। इसीलिए मोहन भागवत जी प्रधानमंत्री से मिले, अच्छा, और उनके मिलने के बाद ये फिर फाइनल हुआ कि सरकार जातिगत जनगणना कराएगी। और उसके मूल में यही है कि पूरी तरीके से 2029 में सत्ता जाने का डर है मोदी सरकार को,
और जातिगत जनगणना के बारे में लगातार स्टेटमेंट दिए ही जा रहे विपक्ष के लोग, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव, बाकी लोग भी। नहीं नहीं, बीजेपी के लिए मुख्य आधारशिला क्या बनने जा रहा है, आधार क्या बनेगा जो कहेंगे अब आकर के जिस बात को इग्नोर कर रहे थे, जिस चीज को इग्नोर कर रहे थे, तरह तरह की बातें बोली विपक्ष के बारे में ये सरकार, और उसके बाद वही कर्म को करने जा रहे हैं। जैसे आप जैसे क्या बोलते हैं, कीचड़ में पांव रख दीजिए, रखने से दूसरे को मना कर दीजिए, आप कीचड़ में लौट जाइए, नहा ले रहे हैं लोग। बिल्कुल, तो ये मतलब कैसा स्टेटमेंट आएगा लोगों का अब कि जनता को समझाया जा सके, उसी जनता को, उसी लोगों को, उसी जनता को। देखिए, जनता बहुत कुछ मामले में बड़ी भोली भाली है। अब क्या समझाएंगे जनता को कि भाई हम जाति के पिछड़ेपन को देखेंगे, हम देखेंगे कौन सी जातियां बहुत पीछे रह गई, किस जाति में उत्थान की आवश्यकता है। अच्छा, जब तक ये डेटा नहीं आएगा तब तक हम कोई पॉलिसी नहीं बना पाएंगे। अच्छा, तो ये भारतीय समाज के हित में है कि जातियों की स्थिति को जाना जाए, अच्छा, और उस पर आधारित योजनाएं बनाया जाए और विकास किया जाए। अच्छा, जबकि वो सच्चाई नहीं है। ये भारत की जनता भी जानती है, सामान्य जो लाल बुझक्कर है राजनीति का वो भी जानता है कि उसके पीछे की सच्चाई यही है कि इनकी हालत खराब है, पूरी तरीके से फटी पड़ी है कि 2029 में सत्ता हमारी चली जाएगी, जातिगत जनगणना कराओ, जाति के नाम पर लोगों का भावनाओं का दोहन करो और वोट लो। इसका मूल में यही है। इसके अलावा अगर आप सरकार ये भी तर्क दे सकती है कि 2026 में परिसीमन होना है। अच्छा, 1971 में जो राज्यसभा और लोकसभा की सीटें फिक्स कर दी गई। अच्छा, 1971 की जनगणना के आधार पर ही 545 लोकसभा में होंगी और 245 राज्यसभा में होंगी। अच्छा, कुछ मनोनीत होंगे, बाकी चीजें होंगी, सीटों की संख्या ऐसी होगी। उसको अब 2026 में हटाना है। वो संविधान संशोधन करके उसको 2026 तक लेकर गया था। तो एक ये भी आधार सरकार दे सकती है, क्योंकि 2026 में ये सीटें हमारी लोकसभा की बढ़ेगी, राज्यसभा की बढ़ेंगी, तय है। तो ये भी कह सकते हैं कि भाई ये जनगणना कराए बिना मुमकिन नहीं था। हालांकि वो जातिगत जनगणना कराए बिना भी वो संभव था, तो संख्या ही जानना है। लेकिन जाति की जनगणना करा करके लोग उसी के साथ उसको फिट करेंगे कि भाई हो सकता है कि जातियों के आधार पर भी अगर वोट देना हो, कुछ आरक्षण की बात पार्टियों में हो, जाति के आधार पर कुछ किया जाए, कुछ ना कुछ इसका रीजनिंग वो लोग तैयार करेंगे। लेकिन उसकी सच्चाई सबको पता है, आपके दर्शक भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आपने कहा कि जन स्वराज का क्या स्टैंड है। सबसे बड़ा फैक्टर यही। तो लगातार जन स्वराज परिवार इस स्टैंड पर कायम है। प्रशांत भैया भी लगातार कहते रहे हैं कि देखिए, जातिगत जनगणना कराने में कोई बुराई नहीं है। जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति जानना, उनका पिछड़ेपन को जानना, उनके दबेपन को जानना, कहीं कोई बुराई नहीं है। जातिगत जनगणना आप कराइए, लेकिन उसका उद्देश्य साफ होना चाहिए। उसका उद्देश्य जातियों का विकास होना चाहिए, ताकि उस आधार पर योजनाओं परियोजनाओं को बनाया जा सके, उनको उस आधार पर उनको कुछ लाभ दिया सके। जैसे आरक्षण ही है, आरक्षण में ही पिछड़ी ओबीसी जातियां हैं, अति पिछड़ा है। भूमिहार ब्राह्मण लाला और ये क्या बोलते हैं इसको, राजपूत जी को जो लोग कहता है कि किसी नहीं, ये जाति मानते भी है लोग कि किसी नहीं ये अमीर जाति है, इस जाति के। तो इस जाति में भी अगर जो गरीब आदमी है, इस जाति में गरीब आदमी है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जिनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बिल्कुल लोग क्या भिखमंगी के कगार पर आ चुका है, 2% 5% ही हो, उनके लिए कुछ करें कि नहीं, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण और लाला जी के लिए। देखिए, इसमें तो अब सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, अब ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन लोग जातिगत जनगणना को सवर्णों के अगेंस्ट में ही मान रहे हैं। ऐसा लोग कह रहे हैं कि सवर्णों के अगेंस्ट में है। मेरा मानना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं कोई किसी के अगेंस्ट में अगर है तो सबके अगेंस्ट में, नहीं है तो किसी के अगेंस्ट में नहीं है। और अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो बिहार सरकार ने सर्वे कराया, उसमें सवर्णों में सबसे अधिक गरीब लोग भूमिहारों में पाए गए। जबकि मजाक में कहा जाता है कि नदी नाला सरकार का, बाकी सब भूमिहार का। आज भी ट्रेडिशनली सबसे अधिक जमीन उन लोगों के पास है। सवर्णों में भी गरीब लोग हैं, ठीक है, जो गरीबी में आ चुके हैं अपने कर्मों के कारण या किसी भी कारण,
तो ऐसी बात नहीं कि यहाँ लोग नहीं है। और ये अगर अगेंस्ट माना जाता है किसी जाति विशेष के विरोध में, तो मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मैं आपको जन स्वराज का अगेंस्ट जो उनका जो हमारा अपना पक्ष में बता रहा हूँ बस। हाँ। आप जातिगत जनगणना कराइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका मंतव्य जो आपका होना चाहिए सरकार का, वो जातियों का विकास होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए आरक्षण है, आरक्षण में ओबीसी आरक्षण में कई सारी जातियां हैं जो बहुत आगे अभी बढ़ चुकी हैं, हाँ और वो ट्राइब्स में भी हैं जी, लेकिन उसी में अन्य भी जातियां जो बहुत पिछड़ी हुई हैं। जैसे ओबीसी में यादव वर्ग है, हाँ कुर्मी वर्ग है, हाँ वो कम से कम बिहार में या ऑल इंडिया में भी काफी अच्छी स्थिति में है वो। जी जी। उसका लाभ उनको मिला, उनके बच्चे पढ़े लिखे थे, लाभ लिए। बाकी के अन्य जातियां ओबीसी की वो बहुत पिछड़ी हुई है, उसी में से बिहार सरकार ने अति पिछड़ा निकाला। तो जातिगत जनगणना का एक लाभ हो सकता है कि ओबीसी में भी, अति पिछड़ी जातियों में भी, जिन जातियों को जातिगत जनगणना आरक्षण का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया, वहां पे उनको आइडेंटिफाई करके उनको उसका लाभ दिया जाए। अच्छा, अगर सरकार ऐसा करती है तो पॉजिटिव होगा। सवर्णों में भी ईडब्ल्यूएस आ गया है, इसमें भी आप देखिए तो 8,000 का कैप है, इसमें भी 85 से 90% लोग सर्टिफिकेट बनवा करके आ गए। जब ये आया था तो उसमें दिल्ली में तैयारी कर रहा था, मैं घोर विरोध किया था और मैं अपना पोस्ट भी डाला था उसमें फेसबुक पर कि ये पूरी तरीके से उनकी प्रतिभा का अपमान है। और जब 80-90% लोग आ ही गए तो बचा क्या फिर? हाँ ईडब्ल्यूएस में। हाँ। तो उसमें भी अगर जातिगत जनगणना के माध्यम से जो गरीब लोग हैं उनकी पहचान हो समारोह में भी, तो जो 10% का ईडब्ल्यूएस है उनको उससे लाभान्वित किया जा सकता है, वो पेनिट्रेशन और बेहतर हो सकता है। दूसरी बात, एसटी में आपको आऊँ तो अच्छा। आप एक मीणा जाति सुने होंगे, राजस्थान की ट्राइब से। हाँ हाँ। और आप देखेंगे तो हर 2 4 5 10 कलेक्टर में कलेक्टर आपको मीणा मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उसका लाभ बहुत उठाया है। और वो इतनी अभी मीना बोलते हैं, मीना हाँ, मीना हमारे यहाँ मीणा वहाँ बुलाता है। नहीं तो यहाँ मैंने हमारे हाजीपुर का डीएम भी जो है सो यशपाल मीना उनका नाम है, शुभ नाम, पूरा नाम आप जान लीजिए, यशपाल मीना, वो भी वहीं से। बिहार में नौ बुलाता है, उधर अड़ा बुलाता है, हो सकता है। ठीक है। हाँ, मीणा है बेसिकली हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कैसे र को अड़ा बोलते हैं, अड़ा को र बोलते हैं, उत्तरी बिहार के खास तौर के लोग, तो उसमें हमारा मीना बुलाता है। आप उन जातियों में अब जब समृद्धि देखेंगे, ट्राइब्स हैं वो। अच्छा। एक समय अंग्रेजों के समय मतलब वो ब्लैक लिस्ट में ट्राइब्स थे, वो इतना इसमें आगे है कि सवर्णों की जो जातियां हैं सोकल बहुत समृद्ध, हाँ, शायद वो भी उनकी बराबरी न कर पाए, इतनी आगे वो लोग हैं। और ट्राइब्स हैं। अब बताइए, कलेक्टर का लड़का है, तैयारी कर रहा है सिविल का और एसटी में आ रहा है, हाँ, तो कलेक्टर बनना उसके लिए बहुत आसान है। हाँ। उसी एसटी में एक वो लड़का जो सुबह शाम गेहूं और धान काटता है, बोझा ढोता है, कचरे के ढेर से अपने जीवन की शुरुआत करता है, कहीं बकरी चरा रहा है तो कहीं सुअर चरा रहा है, उसकी उतनी मजबूरी नहीं है, घर में उतनी संपन्नता नहीं है, करना पड़ रहा है उसको, उनको लाभ नहीं मिलेगा, कुछ जागरूकता की कमी भी है और बाकी मजबूरी भी है। हाँ। तो अब बताइए कि वो लड़का कैसे कम्पीट करेगा उन लड़कों से? लाभ नहीं मिलेगा वो लड़कों से जो ब्रेड एंड बटर पर पढ़ रहे हैं, पल रहे हैं। तो जातिगत जनगणना के माध्यम से हमको बेहतर टारगेटिंग करके वैसे लोगों को जो बहुत दबे कुचले हैं उनको उनका स्तर कुछ बिल्कुल बढ़ना चाहिए, उनको लाया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अगर ऐसा हो तो, लेकिन अगर ये इस बात के लिए लाया जाए 19 में हमारी सत्ता कैसे बचे, कैसे हम बिहार जीते, कैसे उत्तर प्रदेश जीते, कैसे राजनीतिक समीकरण साधा जाए, कैसे अपनी राजनीतिक रोटियां इस पर सेक करके और अपनी सत्ता को बनाए रखा जाए, तो फिर ये बहुत ही आपत्तिजनक, अफसोसजनक है। और जन स्वराज पार्टी इसके विरोध में, अगर ये मंतव्य है तो, अगर मंतव्य विकास का है तो जन स्वराज पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। अभी एट ए टाइम बिहार का चुनाव है और सरकार जाकर के जिस चीज को ठुकरा दी थी सिरे से ठुकराने के बाद, उसका अवहेलना करने के बाद उसी चीज को लागू करने जा रही है, तो कहीं न कहीं इसमें राजनीति करने वाले लोग हैं, बिल्कुल नेता है। बिल्कुल, नेता राजनीति किससे करते हैं? नेता राजनीति जनता से ही कर रहे हैं। और मेरा समझ ये कहता है कि ये समीकरण टोटली जो है सो लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, और ये इलेक्शन का जुमला है। और विशेष आपको अगर समझ में आता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए,
धन्यवाद। ठीक है। इसे